बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बीकॉम पार्ट वन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का जो पेपर होता है उसका एक ओवरव्यू लेकर हाजिर हुआ हूँ। नॉर्मली इस पेपर में स्टूडेंट्स जो हैं, हालांकि ये बहुत इजी पेपर होता है और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें 80 टू 100, 80 टू 95, 96 और बाद दफ़ा 98 मार्क्स तक भी आ जाते हैं अगर आप प्रेजेंटेशन वाइज अपना पेपर बहुत अच्छा करें और बिल्कुल सही अटैम्प्ट करके आएँ। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका ये पेपर रुक भी जाता है और वो क्यों रुकता है उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे जाके कि वो पेपर आप क्यों रुकता है। लेकिन उससे पहले जो है हम इसमें कुछ दो तीन चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि आपके कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं उसमें कितने सवाल आपके बन सकते हैं और कौन से सवाल को अटेम्प्ट करना बेहतर होगा आपके लिए। ये चीज़ जो है हम इनिशियली डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने मेरे ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ग्रुप को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आपके लिए अपलोड हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तो जो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का पेपर होता है बीकॉम पार्ट वन, उसमें टोटल 8 सवाल होते हैं और उसमें से हमने 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। टॉपिक वाइज अगर हम देखें तो वर्कशीट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, अकाउंट्स रिसीवेबल और डेप्रिसिएशन, ये जो 4 टॉपिक्स हैं, ये 4 चैप्टर्स हमारे जो हैं, इनके हर साल इसमें से 100% सवाल बनते ही बनते हैं। इनमें से 100% क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये जो 4 आपके चैप्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, वर्कशीट में से नॉर्मली यूजुअली 2 सवाल आते हैं। बाज़ दफ़ा कभी कभार बहुत रेयर ऐसा होता है कि इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 95% चांसेस में यही होता है कि वर्कशीट से 2 सवाल बनते ही हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कंपलसरी सवाल होता है, अकाउंट्स रिसीवेबल का कंपलसरी सवाल होता है, डेप्रिसिएशन का कंपलसरी सवाल होता है। बैंक रिकन्सिलिएशन में ये होता है कि इसमें तकरीबन 98%, 97, 98% इसका क्वेश्चन बनता ही बनता है, लेकिन इसमें भी बहुत रेयर ओकेजन्स पे ऐसा होता है कि कभी कभार वो बैंक रिकन्सिलिएशन को मिस कर देता है। लेकिन ये 4 जो आपके टॉपिक्स हैं, इनमें से लाजमी आपके 4 सवाल जो है वो बनने हैं और बैंक रिकन्सिलिएशन के तकरीबन मैं आप अगर इसमें एक एस्टिमेट दे दूँ 95% चांसेस होता है कि इसका सवाल भी बन जाएगा। आगे अगर हम देखें दूसरे टॉपिक्स, तो पार्टनरशिप है, फिर आपके पास करेक्शन ऑफ एरर्स हैं और वाउचर सिस्टम है। वाउचर सिस्टम तो इसने लास्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो 2015 रेगुलर में पूछा था, उसके बाद से इसने वाउचर सिस्टम का कोई सवाल नहीं पूछा है। करेक्शन ऑफ एरर्स गाहे बगाए देता है, लेकिन कोई इतना अगर कह लें कि करेक्शन ऑफ एरर के चांसेस 25% चांसेस होते हैं तो वो शायद 25% हो सकता है। अच्छा, पार्टनरशिप में बाज़ दफ़ा जो पार्टनरशिप के हमारे पास चैप्टर्स हैं, फॉर्मेशन, लिक्विडेशन, एडमिशन, प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, रिटायरमेंट, 5 चैप्टर्स हैं हमारे पास। 5 चैप्टर्स में से बाज़ दफ़ा एक सवाल देता है ए बी करके और बाज़ दफ़ा 2 सवाल देता है। जैसे अभी 2019 रेगुलर के पेपर में इसने पार्टनरशिप से 2 सवाल निकाले। अच्छा, जो 2019 रेगुलर के पेपर को अगर हम बेस बनाएं तो 2 सवाल वर्कशीट से आए, इन्वेंट्री वैल्यूएशन से एक सवाल आया, अकाउंट्स रिसीवेबल से एक सवाल आया, डेप्रिसिएशन से एक सवाल आया, बैंक रिकन्सिलिएशन से एक सवाल आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2, 3, 4 और ये 5 और एक ये 6 सवाल आपके ये बन गए। 2 सवाल इन्होंने पार्टनरशिप से दिए थे, तो इसका मतलब है टोटल 8 सवाल आपके ऐसे बन गए थे। तो अगर आप ये 5 टॉपिक्स जो है बहुत अच्छे से कर देते हैं, मैं मानता हूँ कि वर्कशीट में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी एडजस्टिंग एंट्रीज वगैरह वीक होती हैं, वो ये नहीं कर पाते। लेकिन बहरहाल अगर इसमें से आप एक क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लें सही और बाकी आप ये 4 सवाल कर लें तो आपको फिर पार्टनरशिप वगैरह पे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप में बाज़ दफ़ा एडमिशन पूछ रहा होता है, नहीं भी पूछता, फॉर्मेशन डाल देता है। तो उसमें थोड़ा सा चांस क्या है, आप चांस लेने की बजाय अगर आप ये 4-5 चैप्टर्स जो है बहुत अच्छे से करके जाते हैं तो आपका पेपर सिक्योर है। आपका पेपर सिक्योर है, बहुत अच्छे मार्क्स से आपका पेपर जो है वो सिक्योर हो सकता है। ठीक है जी, ये तो कुछ बुनियादी चीज़ें हो गई जो कि हमने इस पेपर के हवाले से डिस्कस करी। अब अगर हम टॉपिक बाय टॉपिक बात करें तो वर्कशीट जो है इसमें से 2 सवाल बनते हैं। वर्कशीट में नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछता है
10 कॉलम वर्कशीट का सवाल होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवा सकता है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, और आपको जो है इसमें एडजस्टिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज और रिवर्सिंग एंट्रीज, और अगर ओपनिंग एंट्रीज है तो ये इस तरह की एंट्रीज आपसे पूछ सकता है। तो एक पूरा पैकेज है ये वर्कशीट का। इस पैकेज में आपके पास वर्कशीट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, और आपके पास जो है इस पैकेज में एडजस्टिंग, क्लोजिंग, रिवर्सिंग, ओपनिंग एंट्रीज है। अगर इस पूरे पैकेज को आप करते हैं अटैम्प्ट तो आपके 2 सवाल बन जाते हैं। और अभी जो 2019 रेगुलर का था उसमें इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और वर्कशीट दोनों 2 क्वेश्चन इसने ये डाले थे। अच्छा, फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर में आपके पास जो है पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम है, 2 सिस्टम है। तीसरा सिस्टम इसमें ग्रॉस प्रॉफिट है। चौथा सिस्टम इसमें जो है वो रिटेल प्राइस मेथड है। एक लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट था जिसका काफ़ी अर्से से कोई सवाल नहीं पूछा। ग्रॉस प्रॉफिट मेथड और वो रिटेल प्राइस मेथड जो है ये इनके बहुत रेयर पूछते हैं क्वेश्चन। नॉर्मली इसमें पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम के सवाल आते हैं, और फिर पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम के क्वेश्चंस के साथ वो बाज़ दफ़ा उनकी एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज भी पूछ लेता है कि पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम में क्या एंट्रीज बनती है। कभी कभार बहुत रेयरली उसमें थ्योरी भी लगा देता है कि ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट, एंडिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग इन्वेंट्री का, तो उस पर मुख्तलिफ अकाउंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल को इस तरह पूछता है। अकाउंट्स रिसीवेबल के चैप्टर में आपके पास जो है 2 अप्रोचेज है, और ये हम एक वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, बैलेंस शीट अप्रोच, और उसके बाद नॉर्मली इसमें जर्नलाइजिंग करने को कहता है। एडजस्टमेंट्स आपने दोनों अप्रोच से पास करनी होती है। जैसे 2019 रेगुलर का पेपर आया है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन उन्होंने अकाउंट रिसीवेबल का पूछा था, और एक पार्शियल बैलेंस शीट आपसे बनवाता है। डेप्रिसिएशन के सवाल में कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट निकालनी होती है, लेकिन कॉस्ट का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत रेयर पूछता है। मेथड्स आपके पास यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड है, और एक्टिविटी यानी आवर्स और यूनिट्स का मेथड है। इसमें डिमिनिशिंग और स्ट्रेट लाइन के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर सम ऑफ द इयर्स और एक्टिविटी के क्वेश्चन, लेकिन बहरहाल आपके हर मेथड पे ग्रिप होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें एसेट के एक्सचेंज और डिस्पोजल का सवाल बनता है, और बाज़ दफ़ा रिवीजन ऑफ लाइफ का जो इम्पैक्ट आता है उसका एक सवाल वो पूछ लेता है कि एसेट की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है और लाइफ रिवीजन करने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये डेप्रिसिएशन में ये कुछ चीज़ें होती हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन का सिंपल सवाल होता है, और इसमें आपसे जो है वो जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स वो ये होती है कि आपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी होती है और उसको बैलेंस करना होता है। पार्टनरशिप के जैसे कि अभी हमने शुरू में डिस्कस किया, पार्टनरशिप के जो है वो 2 सवाल यूजुअली जो है वो नहीं आते। एक सवाल बाज़ दफ़ा पूछता है, बाज़ दफ़ा 2 भी पूछ लेता है। तो उसमें फिर वो जो 5 चैप्टर्स हैं आपके, उन चैप्टर्स के हिसाब से आपने जो है करना है। एडमिशन पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि एडमिशन के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर लिक्विडेशन का नंबर आता है, फिर फॉर्मेशन, और फिर रिटायरमेंट वगैरह जो है। तो एडमिशन और लिक्विडेशन के ज़्यादा सवाल नॉर्मली जो है पूछे जाते हैं। अगर मैं 2019 के रेगुलर की बात करूं तो 2019 रेगुलर में इसने जो पार्टनरशिप का सवाल दिया है वो इसने जो है एक लिक्विडेशन का क्वेश्चन पूछा है, और एक सवाल जो है इसने फॉर्मेशन का पूछा है। तो 2 सवाल इसने पूछे हैं, फॉर्मेशन का एक सवाल पूछा है, और लिक्विडेशन में भी इस दफ़ा प्राइवेट के पेपर में शायद वो एडमिशन का सवाल डाल दे, और एक सवाल हो सकता है एडमिशन का डाल दे वो। तो बहरहाल ये करेक्शन ऑफ एरर्स रेयर पूछता है 25%, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। और वाउचर सिस्टम जो है वो 2015 रेगुलर के बाद कभी नहीं पूछा गया। तो ये इसके कुछ थोड़ी सी चीज़ें जो कि हमने डिस्कस करी। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि पेपर को किस तरह सॉल्व किया जाए। पेपर में जैसे आपको पता है कि आपके पास होते हैं 3 घंटे। अच्छा, अब अगर आपके पास 3 घंटे हैं, 3 घंटे का मतलब ये है कि 60 मिनट्स, उसका मतलब है आपके पास टोटल 180 मिनट्स अवेलेबल हैं पेपर सॉल्व करने के। अगर आप वर्कशीट उठा रहे हैं तो वर्कशीट को आपने पहले सवाल के तौर पर नहीं करना है, याद रखिएगा। वर्कशीट को आपने फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं करना है। वर्कशीट के जो 2 क्वेश्चंस हैं इनको बिल्कुल आपने आखिर में अटैम्प्ट करना है, और आखिर में अटैम्प्ट करने का मतलब ये है कि लास्ट 120 मिनट्स आपने, यानी लास्ट जो है वो 60 मिनट्स आपने देने हैं इसको, यानी लास्ट 1 घंटा आपने इसको वर्कशीट को देना है। इसके 2 सवाल के लिए आपकी राइटिंग स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि आखिर के 2 सवाल आपके। अगर आप
शुरू में वर्कशीट अटेम्प्ट करने जाते हैं तो नॉर्मली मैंने जो देखा है स्टूडेंट्स के साथ, वो ये मसला होता है कि 1.5 से 2 घंटा, पौने 2 घंटा वो वर्कशीट के सवाल में ज़ाया कर देते हैं और बैलेंस भी नहीं होती उनकी वर्कशीट। जब वो आपका टाइम वहाँ वेस्ट हो गया तो उसका मतलब है फिर आगे 3 सवाल या 4 सवाल आप नहीं अटेम्प्ट कर पाते, आपके पास टाइम नहीं मिलता और फिर वो जल्दबाजी में आप सारी चीज़ें गलत करके आते। तो पहला काम ये करें कि आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन, अकाउंट रिसीवेबल, डेप्रिसिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन या इन 4 में से कोई 3 आप अटेम्प्ट करें, सॉलिड अटेम्प्ट करें। उसके बाद अगर आपको वर्कशीट के दोनों सवाल आते हैं तो फिर आप लास्ट 1 घंटा उसको आप दें। आपने जो है लास्ट 1 घंटा दे दें या 80 मिनट्स भी आप दे दें तो भी सही है। बाकी जो आपका जितना भी टाइम है उसको आपने इन 3 क्वेश्चन, अगर आप 2 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको आप 1 घंटा 20 मिनट दे दें। बाकी जो आपका टाइम है वो आपने इन 3 क्वेश्चन पे एलोकेट करना है, इन 3 क्वेश्चन पे आपने एलोकेट करना है। इसका एक तरीका और भी हो सकता है, और वो तरीका कुछ ऐसे हो सकता है कि अगर आपके पास 180 मिनट्स आ रहे हैं तो 180 मिनट्स को आप जो है 5 सवालों पे तोड़ दें, तो इसका मतलब है एक सवाल के लिए तकरीबन आपके पास 36 मिनट्स अवेलेबल है। वर्कशीट के 2 सवालों को अगर आप ले लें तो 36 इंटू 2 आपके पास 72 मिनट्स होंगे। 70 मिनट दे दें, मैक्सिमम 80 मिनट्स आप दे दें वर्कशीट की, जैसे भी मैंने कहा मैक्सिमम 80 मिनट्स आप दे दें। और उसके बाद जो है आप उसको आखिर में रखें अपनी कार में। 80 मिनट्स का जो है मैं बिल्कुल आखिर में उसको एलोकेट करता हूँ। उसके बाद उससे पहले आपने जो है 3 सवाल और अटेम्प्ट कर लेने हैं। तो 80 मिनट्स अगर आप निकाल देते हैं तो आपके पास टोटल 180 मिनट्स में से 100 मिनट्स होंगे। अगर आप 100 मिनट्स को 3 सवालों पर तोड़ते हैं तो तकरीबन एक सवाल के लिए आपके पास 33 मिनट्स होंगे, तो जो कि जिसमें आराम से ये 3 सवाल हो सकते हैं। पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। पेपर को पहले एक दफ़ा बिल्कुल एहतियात से पढ़ें और उसके बाद जो है वो आपने उसके बाद उसको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि अगर आप वर्कशीट का सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं तो तकरीबन उसको 80 मिनट्स दे दें, और 80 मिनट्स में आपने 2 सवाल उसके अटेम्प्ट करने हैं, और जो रिमेनिंग आपके क्वेश्चंस हैं उनको फिर आप जो है तकरीबन 33 मिनट्स में एक सवाल को अटेम्प्ट करें, जो रिमेनिंग आपके 3 क्वेश्चन हैं। तो अगर एक सवाल का आप 33 मिनट्स में करते हो तो आपका तकरीबन 100 मिनट्स में जो है वो 3 सवाल अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो बहुत टेक्टफुली, आराम से, एहतियात से पेपर को सॉल्व करें, क्योंकि ये इश्यूज हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं स्टूडेंट्स इसमें। और जबकि ये जो मैंने आपको एक वजह बताई कि वर्कशीट का सवाल आखिर में करना, जल्दबाजी से काम करना, प्रेजेंटेशन कि यहाँ पे बहुत मैटर करती है। प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि अगर प्रेजेंटेशन ख़राब होगी, राइटिंग ख़राब होगी, एग्जामिनर वैसे ही आपका जो क्वेश्चन है वो काट देगा, हो सकता है वो आपको मार्क्स भी ना दे। तो प्रेजेंटेशन वाइज कंसेप्चुअली काम करें, तरीके से काम करें। और उसके अलावा जो है आप क्या करें, उसके अलावा जो है आप नरेशन का ख्याल रखना है। एंट्रीज में अगर नरेशन वगैरह आ रही है तो उनका ख्याल रखते हुए काम करना है। तो ये पेपर के हवाले से कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए, और आपका जो अकाउंटिंग का, प्रिंसिपल अकाउंटिंग का पेपर है इंशाल्लाह बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।